claims to have been designed and developed a new engine that can produce 45 kilowatt of power by absorbing 52 kilowatt of heat from thermal reservoir at 700 Kelvin, okay, while rejecting heat to another thermal reservoir at 300 Kelvin, ascertain validity of this claim. अब आपने बताया कि इस तरह के न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। तो सबसे पहले गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो इन्वेंटर क्लेम के अकॉर्डिंगली जो उसने इंजन बनाया है दैट कैन प्रोड्यूस 45 किलो, तो आपको गिवन है पावर, और आप जानते हैं पावर का मतलब क्या होता है, पावर इज इक्वल टू W, वर्क पर यूनिट टाइम, दैट इज 45 किलोवाट, और यू कैन से इट इज इक्वल टू किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद जो हम हीट दे रहे हैं, जो क्यू दे रहे हैं, वो कितनी हीट दे रहे हैं, दैट इज 52 किलोवाट। इसका मतलब क्या हुआ, 52 जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड, ओके। तो राइट, और इसके अलावा क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि while rejecting heat to another thermal reservoir, जो it is work between 700 Kelvin और 300 Kelvin। so आपको क्या गिवन है, सोर्स का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर हम लोग कैसे लिखते हैं, T1, T1 कितना गिवन है आपको, 700 Kelvin, और क्या गिवन है आपको, सिंक का टेम्परेचर दैट इज T2, T2 गिवन है आपको हाउ मच, 300 Kelvin। तो इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको, फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज एफिशिएंसी, सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। अब इस सिस्टम में जो हमने वर्क दिया है वो वर्क है 45 और डिवाइड बाय हीट इज 52, कितनी वैल्यू आई, कौन बताएगा मुझे, 45 डिवाइड बाय 52, हाँ जी, हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आएगा, अगर हम 45 को 52 से डिवाइड करें तो क्या आती है वैल्यू, 45 डिवाइड बाय 52 इज इक्वल टू 86.53%, 86.53%। तो ये तो जो इन्वेंटर क्लेम कर रहा है, सो दिस इज द एफिशिएंसी क्लेम्ड बाय इन्वेंटर। तो जो न्यू मशीन है जो उसकी एफिशिएंसी है इन्वेंटर की। अब आप लोग जानते हैं कि एक रिवर्सिबल इंजन, ये सोर्स हो गया, उसके नीचे ये सिंक हो गया, उसके बाद ये एक हीट पंप है, ये एक हीट पंप हो गया, और इस हीट पंप में क्या हो रहा है, सोर्स से हीट ले रहा है ये, सोर्स से इसने हीट ली, ठीक है, और सिंक को इसने क्या किया, हीट सप्लाई कर दी, ठीक है जी। और जो ये मशीन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग हीट इंजन, या आप यू कैन से इंजन। तो ये बेसिकली हमारा इंजन हो गया, और अब इस इंजन के अंदर अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा अबव टेम्परेचर है वो है 700 केल्विन, और ये जो टेम्परेचर है ये है 300 केल्विन। और आप सबको ये बात मालूम है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है इसके बीच में वो कार्नोट साइकिल की होती है, ओके। तो हम क्या करते हैं, हमने कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी लिख दी इसके अंदर, उसका फार्मूला है, हाँ जी, क्या फार्मूला होता है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का, कौन बताएगा मुझे, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, इट इज 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1, और T2 क्या है इसके अंदर सोर्स का टेम्परेचर है, T1 क्या है सिंक का टेम्परेचर।
तो 1 माइनस जो T2 वैल्यू थी वो थी 300 डिवाइड बाय 700। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा? हाँ जी, कौन मुझे बताएगा इसका जो आंसर है? बच्चों आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आती है? 4/7। और 4/7 का मतलब क्या हो गया? हाँ जी, हु विल टेल मी एफिशिएंसी क्या आती है इसकी 4/7 की? सो दिस वैल्यू कम्स आउट 57.14%। अब आप जानते हैं कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब कि जो इन्वेंटर की जो एफिशिएंसी है, जो क्लेम कर रहा है, वो कार्नोट साइकिल से भी क्या कर रहा है? वो जा क्लेम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी इससे ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। दैट मीन द क्लेम इज फॉल्स। अब ये क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चन है? आसान क्वेश्चन है? आप लोगों में से बहुत थोड़े स्टूडेंट ने ये अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन। सो दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप आगे भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आसान क्वेश्चन था, पर फिर भी बहुत कम स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, यस, ए रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट बिटवीन ए सोर्स ऑफ। ये भी काफी कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, पर जिसने किया नो डाउट मैंने क्लास में आपको ऐसा क्वेश्चन कराया भी था। जिसने अटेम्प्ट किया उसने बिल्कुल राइट अटेम्प्ट किया हुआ है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ए रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन a source of 1200 Kelvin at two sinks, one at 400 and other at 100. The heat rejected to both the sink is same. Determine the thermal efficiency of the engine. चलो, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था, मैंने क्लास में कराया भी ऐसा क्वेश्चन है सिमिलर। तो एक रिवर्सिबल इंजन है ऑपरेट, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आप? तो क्या क्या गिवन है आपको? कि it operates between a source of 1200 Kelvin, ठीक है, सोर्स का टेम्परेचर कितना है? 1200, एंड टू सिंक्स, एक का 400 और एक का 300। सो सोर्स का टेम्परेचर T1 कितना गिवन है आपको? 1200 टेम्परेचर गिवन है। वो टेम्परेचर गिवन है T2 इक्वल टू, एक का गिवन है 400 केल्विन और दूसरे सिंक का टेम्परेचर गिवन है आपको 300 केल्विन। ठीक है जी। उसके बाद द हीट रिजेक्टेड टू बोथ द सिंक इज सेम। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट है वो तो आ रही है कहां से? सोर्स से। और जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो जा रही है सिंक 2 में, और Q3 अमाउंट ऑफ हीट जा रही है कहां पे? सिंक 3 में। सो द हीट रिजेक्टेड टू बोथ द सिंक इज सेम। और हमें कैलकुलेट क्या करना था इस क्वेश्चन के लिए? यहां पर हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के लिए थर्मल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमें इस सिस्टम की थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी थी। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? कार्नोट। मैं क्या करता हूँ आपकी हेल्प के लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस डायग्राम में क्या है? एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर है T1। T1 इज इक्वल टू 1200 केल्विन, और इससे जो अमाउंट ऑफ हीट आ रही है वो क्या है? Q1 है। उसके बाद
फिर क्या कहता है ये, इससे जो अमाउंट ऑफ हीट आ रही है वो कितनी आ रही है, अमाउंट ऑफ हीट आ रही है। तो उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इसमें दो सिंक है, सिंक जब तो कह 1 रहा था मैं। और सिंक 2। तो जो एक सिंक का टेम्परेचर तो है 400 और दूसरे सिंक का टेम्परेचर है 300। सो T2 इज इक्वल टू 400 केल्विन और T3 इज इक्वल टू 300 केल्विन। और आपको मालूम है कि यहाँ पर हमें दो सिंक है हमारे पास, ओके, और दोनों सिंक में सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। सो इस वाले सिंक में भी जो अमाउंट ऑफ हीट है वो Q2 है, और इस वाले जो दूसरा हमारा सिंक है उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट। हेलो, तेरा आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल है इसमें ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे कि अब हमें मालूम है, ये हमें रिलेशन ड्राइव कर लिया 1 - 2 Q2 by Q1। अब Q2 का और Q1 का रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो वो रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिकॉज कार्नोट थ्योरम में हमें क्या मालूम है, Q1 by T1 plus Q2 by T2 plus Q3 by T3 is equal to 0। हम यही करते हैं, Q1 डिवाइड बाय T1 प्लस Q2
डिवाइड बाय, ये साथ साथ आप लोग क्लिक करते रहो, प्लस Q3 डिवाइड बाय T3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिलेशन आ गया Q1, Q2 और Q3 के बीच में। और आपको मालूम है Q1 की वैल्यू हमें देनी रखी है, पर T1 की वैल्यू दे रखी है। T1 की वैल्यू क्या है? 1200। उसके बाद प्लस माइनस, क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं तो माइनस Q2 डिवाइड बाय, एक काम करते हैं इसको माइनस की जगह में प्लस ही लिख लेता हूँ, नहीं माइनस लिखो तो, माइनस Q2 अपॉन T2। अब T2 की वैल्यू कितनी है? 400। फिर माइनस Q3 की वैल्यू कितनी है? Q3 की वैल्यू आती है Q2, तो दोनों इक्वल है, तो Q2 और डिवाइड बाय T3 की वैल्यू कितनी है? 300, और इक्वल टू ये वैल्यू किसके होगी? 0 की। ठीक है बच्चों, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं, किसकी? Q1 की और Q2 की। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे, मुझे कोई बताएगा सॉल्व करके क्या आएगा वैल्यू? देखो, Q1 माइनस, हाँ जी, कोई बताएगा मुझे क्या आएगा? 300 Q2, उसके बाद माइनस, हाँ जी, कोई और बताने वाला है क्या आएगा? Q1 माइनस 300 Q2 और माइनस में 400 Q2, और इन सब के साइड में जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है? 1200। सो डिवाइड बाय 1200 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे ये 1200 नहीं आएगा, ये सिर्फ 4 आएगा। ओके, चलो अब इन सब के डिवाइड में ये वैल्यू थी। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या 0 बन जाएगा? इसका ये मतलब हुआ कि Q1 माइनस 7 Q2 इज इक्वल टू 0 और Q1 इज इक्वल टू 7 Q2। अब हमारे पास Q1 और Q2 के बीच रिलेशन आ गया। तो मेरे पास हमें क्या चाहिए? Q2 बाय Q1। तो मैं इसको लिखता हूं कि Q2 डिवाइड बाय Q1, Q2 डिवाइड बाय Q1 इज इक्वल टू 1 बाय 7। और यही वैल्यू हम अगर हम अपनी एफिशिएंसी वाले फॉर्मूला में पुट कर दें यहाँ, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू, अब किसके इक्वल होगी? 5 बाय 7। और 5 बाय 7 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? हाँ जी, क्या बनेगी? इट इज नियरली 70% और 71%। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? इट्स इजी न्यूमेरिकल। आप इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ देखो हमने क्या किया, ये डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा, एफिशिएंसी के फॉर्मूला में सारी वैल्यू लिख दी, Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय Q3, Q2 Q3 बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था इक्वल है, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया वहां पे 2Q2। अब हमारा अगला काम क्या था? उसके पीछे रिलेशन ड्राइव करना, और जो हमने कर लिया Q1 माइनस 3Q2 और माइनस 4Q2 डिवाइड बाय 1200 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। सो Q1 माइनस 7Q2 और Q1 7Q2 और Q2 बाय Q1 की वैल्यू 1/7, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सिर्फ